हाय स्टूडेंट्स, कल सीए फाइनल मई 25 का फाइनेंशियल रिपोर्टिंग का पेपर है और लास्ट मोमेंट तक आप लोगों ने बहुत अच्छी प्रिपरेशन करी है। अब आपको एग्जाम में क्या क्या चीज़ ध्यान रखनी है, स्पेशली एफआर के पेपर में, ये मैं आप लोगों को बताने जा रहा हूँ। इसको ध्यान से सुने, छोटा सा वीडियो है। सबसे पहला तो आप ध्यान रखें कि कोर्स बहुत वास्ट है। अगर आपको लग रहा है कि पूरा सिलेबस रिवाइज करने में दिक्कत आ रही है तो आप प्रायोरिटीज वाइज करें, यानी सबसे इजी चैप्टर सबसे पहले करें, वो फटाफट हो जाएगा। उसके बाद उससे अगला जो थोड़ा टफ है वो करें और मोस्ट टफ सबके लास्ट में रख दें। आप ऐसा नहीं है कि टफ चैप्टर पकड़ के बैठ के पता चलेगा वो काफी टाइम कंज्यूम करेगा और बाद के इजी चैप्टर रिवाइज नहीं हो। ये गलती बिल्कुल ही मत करना, इसलिए आप इजी से टफ की तरफ चलो आप। इसके अलावा जो आपके प्रैक्टिकल चैप्टर्स हैं जिसमें प्रैक्टिकल क्वेश्चंस आते हैं, तो उन प्रैक्टिकल क्वेश्चंस में आप देखोगे चैप्टर्स में तो दो तरीके के एग्जाम्पल मिलेंगे। एक प्रैक्टिकल एग्जाम्पल है और या इलस्ट्रेशन है और प्रैक्टिकल क्वेश्चंस है। तो जो थ्योरेटिकल इलस्ट्रेशन है वो प्रैक्टिकल चैप्टर में से नहीं आती है नॉर्मली, इसलिए आप उनको सेकंड प्रायोरिटी में रिवाइज करें। पहली प्रायोरिटी में आप लोग जो प्रैक्टिकल क्वेश्चंस हैं उसको रिवाइज करें। हाँ, जो थ्योरेटिकल चैप्टर्स हैं जैसे इंडेक्स 8, इंडेक्स 10, आपका ये एथिक्स का है या टेक्नोलॉजी वाला है, ये जो मतलब थ्योरेटिकल चैप्टर है इनमें थ्योरेटिकल क्वेश्चन आते हैं, तो इसको आप प्रिपेयर कर सकते हैं। इसके अलावा आप जैसे आपको लाइन ड्रॉ करनी है, फॉर्मेट ड्रॉ करना है, तो अक्सर बच्चे स्केल लगाकर लाइन ड्रॉ करना चालू कर देते हैं। लाइन ड्रॉ करने में कोई मार्क्स नहीं मिलते हैं, इसलिए इसको आप बिल्कुल भी टेंशन नहीं करिए। आप फ्री हैंड फटाफट ड्रॉ करके और आगे बढ़ जाएं। इसके लिए आपको टाइम बिल्कुल भी वेस्ट करने की जरूरत नहीं है। इसलिए इसके अलावा देखो जो आपके इंडेक्स के क्वेश्चन आएंगे, क्योंकि सारा इंडेक्स वैसे तो, लेकिन इसमें जब क्वेश्चन आते हैं तो कुल मिला के आपको केवल प्रैक्टिकली नहीं लिखना होता है, आपको थ्योरेटिकली भी समझाना पड़ता है। थोड़ा सा रीजन समझाने पड़ते हैं और वो रीजन बहुत ज्यादा डिटेल में नहीं समझाने, आपको बिल्कुल शॉर्ट में समझाने हैं। जैसे फॉर एग्जांपल मान लीजिए कोई कंपाउंड इंस्ट्रूमेंट का क्वेश्चन आया, सब कन्वर्टेबल इंस्ट्रूमेंट है, कंपाउंड इंस्ट्रूमेंट हो गया, तो ये कंपाउंड इंस्ट्रूमेंट के लिए आपको बताना पड़ेगा साहब ये क्यों कंपाउंडिंग इंस्ट्रूमेंट है सूट में। इसके बाद में इसको सेपरेशन कैसे करेंगे कि भाई पहले अपन फाइनेंशियल लायबिलिटी का प्रेजेंट वैल्यू पता करेंगे, बाद रिमेनिंग इक्विटी हो जाएगा, ठीक है ना। इस तरीके से शॉर्ट में जो रीजन है वो आप लोगों को समझाने पड़ेंगे प्रैक्टिकल क्वेश्चंस के साथ में, थ्योरेटिकली भी, लेकिन उसको बहुत ज्यादा डिटेल में समझाना नहीं है क्योंकि उतना टाइम मिलता नहीं है, अदरवाइज दिक्कत आ जाएगी। इसके अलावा जैसे कई बच्चों को आता है कि साहब नरेशन का क्या करें, तो देखो नरेशन जो होता है बेसिकली अगर क्वेश्चन छोटा है और मार्क्स ज्यादा होते हैं तो नरेशन के वो अलग से मार्क्स अलॉट करेगा। और अगर मान लीजिए क्वेश्चन बड़ा है और पता चलता है कि साहब वैसे मेन आइटम के ही मार्क्स नहीं है तो वो नरेशन के मार्क्स नहीं देगा। लेकिन फिर भी आप लोगों को क्या करना है, आप लोगों को नरेशन डालनी है, चाहे शॉर्ट में डाल दो, उससे क्या है कि अगर नरेशन के मार्क्स हुए तो कटेंगे नहीं। इसके अलावा आपको जो 15 मिनट का टाइम मिलता है, उस 15 मिनट के टाइम में सब्जेक्टिव जो पोर्शन है उसको आप पढ़ सकते हैं, रीड कर सकते हैं। ऑब्जेक्टिव पढ़ने का परमिशन नहीं होता है, तो आप सब्जेक्टिव को ढंग से डिटेल्ड पढ़ें। आप लोगों को लगता है कि कौन कौन से इसमें स्पेशल पॉइंट है उनको निशान लगा लें और साथ में क्वेश्चंस को आइडेंटिफाई कर लें कि मोस्ट इजी और छोटा क्वेश्चन कौन सा है, उसके बाद इजी और बड़ा क्वेश्चन कौन सा है, मोस्ट टफ क्वेश्चन सबके कौन सा है। और जब क्वेश्चन अपने को करना होता है तो पेपर आपको मिलते ही जैसे आपका 15 मिनट खत्म होंगे आप एमसीक्यू पढ़ सकते हो। अब आपने सब्जेक्टिव पहले पढ़ लिए, एमसीक्यू पढ़ लिए, अब इसमें से सबसे पहले इजी क्वेश्चन करने हैं, चाहे वो सब्जेक्टिव के हो चाहे एमसीक्यू के हो। उसके बाद मॉडरेट क्वेश्चन करने हैं, चाहे सब्जेक्टिव के हो चाहे एमसीक्यू के हो, और टफ क्वेश्चन सबको लास्ट में रख देना है। आप इस गलतफहमी में मत रहना कि पहले मैं एमसीक्यू करूंगा या पहले मैं सब्जेक्टिव करूंगा, क्योंकि मान लीजिए एमसीक्यू आपने करना चालू किया और पता चला कि साहब 15 एमसीक्यू में से आपके 13 एमसीक्यू हो गए, 2 एमसीक्यू समझ में नहीं बैठे, उसमें टाइम लग रहा है और पता चलता है कि 15-20 मिनट आपने खराब कर दिए 4 नंबर के लिए। अदरवाइज आप इसको छोड़ के और उस पीरियड में आप सब्जेक्टिव चालू कर सकते थे। इसलिए अपन सभी का एमसीक्यू और सब्जेक्टिव का पहले इजी, फिर उसके बाद ये मॉडरेट और टफ क्वेश्चन सबके लास्ट में करके चलना है। इसको अलग अलग करने की जरूरत नहीं है। इसके अलावा अगर किसी क्वेश्चन में अटक जाओ, आप मान लो आप वो कर रहे हो कैलकुलेशन, अटक गए, आप पता चलेगा बैलेंस शीट मैच नहीं हो रहा, अटक गए आप, तो अटकने की जरूरत नहीं है, आगे बढ़ जाओ। स्टेप बाय स्टेप मार्किंग होती है, ऐसा नहीं हो कि उस क्वेश्चन में अटक के बैठ गए और आगे जो है जो आप बाकी जो इजी क्वेश्चन जो अवेलेबल थे वो कर सकते थे और वो रह गए। ऐसी गलती बिल्कुल भी नहीं होनी चाहिए आपको। इसके अलावा एक प्रेजेंट वैल्यू का चक्कर पड़ता है कि यार प्रेजेंट वैल्यू क्या लें, कितने डिजिटल तक राउंड ऑफ करें।
तो इसमें क्या है कि जहाँ पे प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर दे रखे हैं वहाँ तो हमें वही फैक्टर लेने हैं, अपना दिमाग लगाना ही नहीं है। और जहाँ प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर नहीं दे रखे तो आप एफआर के पेपर में देखोगे कि आप मॉड्यूल पढ़ोगे एफआर का तो पता चलता है कि फुल डिजिट तक लिए हुए हैं। जैसे आप 1/1.13 करके उसको ले लो पूरा पूरा, तो मतलब फुल डिजिट तक लिए हुए हैं, तो आपको भी उसी तरीके से लेने हैं। वैसे तो क्या होता है कि अगर राउंड ऑफ का एरर नहीं माना जाता और ऐसे मार्क्स दे देता है, लेकिन कई बार एग्जाम में क्या होता है कि वो मैच करने के चक्कर में वो भूल जाता है कि यार ये तो राउंड ऑफ एरर है, और वो राउंड ऑफ एरर का गड़बड़ कर जाता है। इसके अलावा आपको जो है पूरा क्वेश्चंस को ढंग से रीड करो, हो सकता है उसमें चेंजेज हो, तो चेंजेज हो तो इसका मतलब है कि आप लोगों को उसका ध्यान रखना है कि कोई पता चल रहा है हल्का सा चेंज कर दिया, मैं थोड़ा सा देख के वैसे लगने लग गया, तो वो गलती बिल्कुल नहीं मत करना। और लास्ट में आपको कॉन्फिडेंट रहना है, क्योंकि ये एक सबसे बड़ा की है कि आप कॉन्फिडेंट हो तो आपका दिमाग 4 गुना चलेगा, कॉन्फिडेंट नहीं हो तो आपका दिमाग आधा रह जाएगा। और ये मान के चलो कि हमारे जो दूसरे भाई लोग जो एग्जाम दे रहे हैं उनकी प्रिपरेशन भी हमारे जैसी है। ऐसा नहीं कि साहब उन्होंने बहुत ज़्यादा कर लिया और हमने कम कर लिया, ये गलती बिल्कुल मत करना। और एफआर का पेपर करके आने के बाद में किसी से मैच करने की कोशिश मत करना कि मैं मैच कर रहा हूँ और टाइम वेस्ट कर रहा हूँ, पता चलता है कि मेरा सही हो गया, दूसरा गलत हो गया, उसने मेरे को कह दिया तुम्हारा गलत हो गया और हमने मान लिया, दिमाग खराब हो जाएगा। बिल्कुल भी सोचने की जरूरत नहीं है, अगले पेपर की प्रिपरेशन करना चालू कर जाना है। तो कॉन्फिडेंट रहो और इस एग्जाम को तो आप लोगों ने बहुत तैयारी करी है और आप लोगों ने उसका कंसोलिडेशन भी किया है। अब आप लोगों को उसको एनकेश करने का टाइम है, इसलिए जितना कॉन्फिडेंट रहोगे उतना ही आप एनकेश कर पाओगे। थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक।